हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं चमन कौसर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीके पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। टॉपिक का नाम कुछ इस तरह से है। कक्षा 8 की जो जियोग्राफी की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर सेकंड हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो आज इस चैप्टर के अंदर अपन भूमि के बारे में, मृदा के बारे में, जल के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में एक संसाधन के रूप में पढ़ेंगे। भूमि। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है और इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। तो जो भूमि है ना वो क्या है, पूरी पृथ्वी के 30% भाग पर उपस्थित है और वह भी क्या है, रहने के योग्य नहीं है कम्प्लीटली 30%। क्यों? क्योंकि जैसे कहीं पर पर्वत पहाड़ हैं, ठीक है, उबड़ खाबड़ स्थला करती है, पर्वतों के तीव्र ढाल हैं, जलाक्रांत संभावित है, निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र और सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग हम कैसे करते हैं। जैसे भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। यानी कि भूमि का उपयोग जैसे फॉर एग्जाम्पल मकान बनाने के लिए भी करते हैं, ठीक है, सड़कों के लिए, खनन के लिए, सभी जिन कामों के लिए आती है भूमि, वो भूमि का उपयोग कहलाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। यानी कि भूमि के उपयोग के भौतिक कारकों द्वारा भी निर्धारण होता है। वह क्या आ जाते हैं? स्थलाकृति, मृदा, जलवायु और खनिज जल की उपलब्धता। और मानवीय कारक में क्या आएगा? जनसंख्या और प्रौद्योगिकी। स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो वर्गों में बांटा जाता है, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। तो निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जैसे कि अपना घर हो गया। और सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है, जैसे सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, जैसे धर्मशाला हो गई या सामुदायिक भवन हो गए, मस्जिद मंदिर हो गए। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। जो कृषि निर्माण के और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण क्या कह रहे हैं? भूमि के लिए और पर्यावरण के लिए क्या हो रहे हैं? खतरा बन रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के लिए विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि के संरक्षण के लिए उपयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। तो जो भूमि संरक्षण के जो सामान्य तरीके बताए गए हैं वो क्या है? वनारोपण है, भूमि द्वार है, उदार है, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का विनियमित उपयोग यानी कम उपयोग और तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त तरीके हैं। फिर आ जाएगा मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यानी मृदा किसे कहते हैं? जो पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर दानेदार कण होते हैं की पतली परत है उसे मृदा कहते हैं। यह भूमि के से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो जो मृदा जो है वो चट्टानों से प्राप्त खनिजों व जैव पदार्थों से, भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है मृदा का निर्माण। और 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। यानी कि वो किस सेल से बनी है। अगर आग्नेय सेल से बनी है तो मृदा कैसी होगी? काली होगी। कायांतरित सेल से अलग रंग होगा, अवसादी सेल से अलग होगा, है ना। उचावत, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं।
वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। यानी कि मृदा उपजाऊ है कि अनउपजाऊ है, इसके लिए कौन निर्माण में प्रभावित करते हैं? सूक्ष्म जीव वगैरह। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जैसे ह्यूमस निर्माण की दर को कौन प्रभावित करता है? जलवायु, तापमान, वर्षा और अपक्षय। और जबकि समय मृदा की परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। मृदा निर्माण के कारक। मृदा के निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल और स्वरूप और जलवायु कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक हैं स्थलाकृति, जैव पदार्थ की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। मृदा संसाधन के मुख्य खतरे कौन से हैं? क्षीणता और अपरदन। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। यानी कि मृदा के निम्नीकरण के लिए सिर्फ मानव ही जिम्मेदार नहीं है, कभी कभी प्रकृति भी जिम्मेदार होती है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक है वनोन्मूलन, यानी वनों को उजाड़ना या वनों को काटना, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा की दोहन और भूस्खलन और बाढ़ आदि। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां इस प्रकार है। मलच बनाना, वेदिका फॉर्म बनाना, समोच्च रेखीय जुताई करना, रक्षक मेखलाएं बनाना, समोच्च रेखीय रोधिकाएं बनाना, चट्टान बांध और बीच में की फसल उगाना। ये क्या करते हैं? मृदा का संरक्षण करने की कुछ विधियां हैं। तो मलच बनाना किसे कहते हैं? पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। मलच बनाने का मतलब ये है कि अनावृत भूमि जो पौधों के बीच है उसमें परवाल को से ढक देते हैं। वेदिका फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। फिर समोच्च रेखीय जुताई, इसमें एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, यानी समोच्च रेखाएं बना दी जाती है। फिर रक्षक मेखलाएं इसमें क्या करता है? तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। यानी वृक्षों को कैसे लगाया जाता है? कतार के रूप में लगाया जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र होने के लिए खाइयां बनाई जाती है। चट्टान बांध, ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। फिर है बीज की फसल उगाना। उसके अंदर आ जाएगा वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। उसके बाद है जल। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। जल कैसा साधन है? नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। जल कितने भूपृष्ठ पे है? 3/4 पर, और इसलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं? जल ग्रह। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ, यानी जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जल में हुई थी। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि महासागरों का जल कैसा है? खारा है, इस वजह से हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। यानी 2.7% अलवण जल है, वो उसका भी 70% भाग क्या है? बर्फ की चादरों, हिमानियों और अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3,850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6,000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। यानी कि जो एक सर्वे किया गया तो उसमें देखा गया कि 1975 में जो मानव उपयोग के लिए जल की खपत थी वो कितनी थी? 3,850 घन किलोमीटर, और जबकि 2000 में कितनी होगी? 6,000 घन किलोमीटर। और आज हम कहाँ जी रहे हैं? 2024 में पहुंच चुके हैं, तो ये खपत और भी बढ़ गई होगी। ये डाटा मैंने आपको किताब के अनुसार दिए हैं। एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है।
यानी कि अगर नल टपकना है, नल खराब है, तो वो 1200 लीटर तक का जल व्यर्थ कर देता है 1 साल में। अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि ये वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। यानी कि जल क्या है? जल चक्र से होकर गुजरता है और वापस अपनी जो पहली अवस्था है उसमें पहुंच जाता है। इसलिए इसका क्या है? इसको ना तो बढ़ाया जा सकता है पृथ्वी पर और ना ही घटाया जा सकता है। इसे कहते हैं जल चक्र। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी उपयोग किया जाता है। यानी कि जो जल है उसका कृषि उद्योगों और बांधों के जलाशयों में के माध्यम से विद्युत उत्पादन में करते हैं। अब अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक क्या हैं? जल स्रोतों का सूखना, जल प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर। यानी कि जो अलवणीय जल है उसकी आपूर्ति को मुख्यतः ये 5 कारक प्रभावित करते हैं। फिर है जल उपलब्धता की समस्या। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। जल संसाधनों का संरक्षण। जल संसाधनों का संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं, हम इन विभिन्न बिंदुओं में देखेंगे। प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से संशोधित कर जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि जो जल प्रदूषित पदार्थ हैं उसको जल माध्यम में भेजना। यानी कि उद्योग जो है, उद्योगों का जो अपशिष्ट है वह क्या है? हानिकारक है, वो जल प्रदूषण करता है। तो उनको जब जल राशि के अंदर बहाने से पूर्व एक बार क्या करना चाहिए, हमारे को उसे परिशोधित कर लेना चाहिए। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। यानी वन और अन्य वनस्पति क्या करती हैं? पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की विधि का है जल संग्रहण के लिए, है ना। और इससे क्या होता है, जो भूमिगत जल है उसके भंडार वापस पूरित होते हैं। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों की सिंचाई करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। यानी कि जल के रिसाव को रोकने के लिए जो खेतों के अंदर नहरें सिंचाई के लिए है ना आती है ना, उनको उनमें कोई लीकेज वगैरह ना हो, इसलिए उनकी टाइम टू टाइम मरम्मत करते रहना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। यानी कि रिसाव और वाष्पीकरण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, जो खेत हैं उनमें स्प्रिंकलर से सिंचाई करनी चाहिए। जो स्प्रिंकलर हैं इनसे क्या बूंद बूंद पद्धति वाला सिस्टम हो जाता है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों का अपनाकर बहुमूल्य जन संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। यानी कि जल को व्यर्थ होने से बचाया जा सकता है। अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। यानी कि एक घर में अपन 8000 लीटर तक पानी 2 घंटे की अगर वर्षा होती है अच्छी, तो उससे पानी का बचाव कर सकते हैं और उस पानी को हम अपने घरेलू उपयोग में काम में ले सकते हैं। जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछे वगैरह में तो काम ले सकते हैं। भोजन में ना लो तो वैसे भोजन में भी ले सकते हैं, पीने में भी ले सकते हैं कि बारिश का पानी मीठा होता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार जो बारिश है वो अम्लीय वर्षा भी हो जाती है, ठीक है ना? क्योंकि हमारा अगर वातावरण में प्रदूषण अधिक है तो बारिश की बूंदों के साथ जो वायुमंडल के अंदर जो प्रदूषण है वह नीचे आएगा तो अम्ल वर्षा बन जाएगी। इसलिए उनको खाने पीने में उपयोग ना लेकर भी हम कपड़े धोने और अन्य साधनों में जैसे बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, घर के झाड़ू पोछे करने उसमें काम में ले सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। यानी जैव मंडल किसे कहते हैं? जहाँ पर तीनों मंडल मिलते हैं। कौन कौन से? जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। यानी कि जैव मंडल में क्या है, सभी प्रकार के जीवित
रहने वाले जो भी जीव जातियाँ हैं वह संबंधित हैं और इसे क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। वनस्पति की उपयोगिता। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो हमारे अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ये कागज ही मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ इन्हीं कागज पे लिखकर। तो है ना अति आवश्यक, मेरे लिए तो हो गए। फिर है वन्य जीवन की उपयोगिता। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। यानी कि वन्य जीवन, वन के अंदर सभी प्रकार के जीव जंतु आ जाएंगे, बड़े भी आ जाएंगे, छोटे भी आ जाएंगे, कीट भी आ जाएंगे, पक्षी भी आ जाएंगे। अगर वन के अंदर, वनों के अंदर अगर जलाशय है तो वहाँ जलीय जीव भी आ जाएंगे। इनसे हम दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त करते हैं। मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि मधुमक्खी सिर्फ शहद ही नहीं देती। मधुमक्खी क्या आती है, जब फलों के ऊपर, फूलों के ऊपर बैठती है तो वह अपने साथ परागकणों को उठा कर ले जाती है और फिर दूसरे पेड़ पर जाती है तो वो वहां छोड़ देती है। तो ऐसे क्या होता है, पौधों के अंदर जनन होता है इस प्रक्रिया द्वारा। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। ठीक है ना? वो क्या करती है, अगर कीटों को खा रही है चिड़िया तो क्या कर रही है? अपघटक का काम कर रही है ना? उसी तरीके से गिद्ध गिद्ध मृत जीव-जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। जो गिद्ध है, वह महत्वपूर्ण जीव-जंतुओं को खाने का एक के कारण अपमार्जक का काम करता है। नोट: भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डाइक्लोफेनेक, एस्पिरिन और इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कि जो हम अपने पेन किलर के रूप में डाइक्लोफेनिक टैबलेट लेते हैं, सर दर्द के में एस्पिरिन लेते हैं, इबुप्रोफेन, जो भी पीड़ानाशी दवाइयाँ हैं, उनको क्या होता है, जैसे जंतु भी तो बीमार होते हैं, जैसे पेट एनिमल वगैरह हैं, है ना? तो या ये कह दें कि जो इनको दवाइयों को लेने से क्या हुआ, जिन्होंने भी जानवरों ने खाई थी और वो जब मर गए, क्योंकि गिद्ध क्या काम करते हैं, मृत जीव जंतुओं को खाते हैं ना, तो गिद्धों की किडनी खराब होने लगी। हम भी कहते हैं कि भई दर्द की गोली ज़्यादा मत लो, कॉम्बिफ्लेम ज़्यादा मत लो, पैरासिटामॉल ज़्यादा मत लो क्योंकि किडनी पर असर पड़ेगा। तो ऐसा ही उन गिद्धों के साथ हुआ, किडनी खराब होने की वजह से वह लोग मरने लगे, यानी कि गिद्ध मरने लगे। फिर अब इनको उपाय, इनको बचाने के लिए क्या करा कि जो ये औषधियाँ थी इनके उपयोग में प्रतिबंध लगाया गया कि भई पशुओं को ये औषधियाँ ना दी जाए उनकी तकलीफ में, या इसका अल्टरनेट दिया जाए। और साथ में जो गिद्ध है, जो इनकी संख्या अचानक से गिर गई, तो जो बचे हुए गिद्ध थे तो उनको क्या सुरक्षित स्थान पर इनका प्रजनन कराकर इनको वापस विलुप्त होने से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। फिर आ जाता है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पति है, वह क्या करते हैं कि 4 भागों में पाई जाती है, वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। जो गुल्म है उन्हें कांटेदार झाड़ियाँ भी कहते हैं। और प्राकृतिक वनस्पति को इस पे निर्भर करती है तापमान और आर्द्रता पर। फिर आ जाएगा वन। वन में आ जाएगा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं, यानी पानी की अधिकता होगी तो वृक्षों का विकास होगा, यानी कि भोजन पानी अच्छा खाएँगे तो हट्टे-कट्टे हो जाएँगे। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे-जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे-वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम होती जाती है। घास स्थल सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। गुल्म कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां और गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर पानी कम होता है, तो वो पृथ्वी का जो भूमिगत जल है उसको प्राप्त करने के लिए अपनी जड़ों का विकास कर लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो मोम होता है उससे पानी नहीं जा सकता ना, पार नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या करती हैं, या तो कांटों में बदल जाएंगी, कि जब पत्तियाँ बड़ी होंगी ही नहीं, क्योंकि पत्तियों का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, जितने पत्ती का बड़ा आकार होगा, उतना ही तो पानी को वो उत्सर्जित करेंगे। इसलिए वो क्या करती हैं, कांटों के रूप में हो जाती हैं पत्तियाँ, ताकि उनका
क्या हो, पानी को कम खर्च करना पड़े, या फिर इस पत्ती के ऊपर क्या होगी, मोम जैसी एक परत जम जाएगी, ताकि पानी का वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। टुंड्रा, शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है, यानी कि जो ध्रुवीय प्रदेशों में वनस्पति पाई जाती है, मॉस, लाइकेन, इनको क्या कहते हैं, टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये जो प्राकृतिक वन्य और वन्य जीव संरक्षण है, वनस्पति का संरक्षण है, उसके लिए क्या क्या बनाए जा सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल निचय, है ना, वन्य जीव अभयारण्य। तो राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है। यानी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो वर्तमान के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किया गया है प्राकृतिक क्षेत्र है। फिर है जैव मंडल नीचे। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है ना। तो जैव मंडल जो है ये वैश्विक नेटवर्क से बना है, ठीक है ना, द्वारा रक्षित क्षेत्रों से, और जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया। अब CITES है जो, इसका फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है ये CITES। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। तो यानी कि जो ये कुल मिला के जो वनस्पति हैं, प्राकृतिक वनस्पति हैं और जीव जंतु हैं, उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। मोटे तौर पर पशुओं की 5,000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां जो है रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, परवाल, ऑर्किड और ऐसे एलो कुछ उदाहरण हैं इसके। तो आज हमने चैप्टर 2 जो था, बहुत बड़ा था चैप्टर, मतलब उसका नाम बहुत बड़ा था, उसके बारे में हमने पढ़ा। चैप्टर का नाम क्या था? भूमि था, उसमें मृदा थी, जल थी, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में हमने इस चैप्टर में देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।